चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि एक तरफ हमारी सेना का ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो दूसरी ओर इस ऑपरेशन की सफलता पर हर नागरिक गर्व की अनुभूति कर रहा है। अब इस ऑपरेशन का नाम लोगों की जुबान पर है और ऑपरेशन सिंदूर के इसी नाम को बॉलीवुड में भुनाने की बड़ी तैयारी चल रही है। इस ऑपरेशन को थीम बनाकर फिल्म बनाने वालों की लंबी कतार लग गई है। जी हां, इससे पहले हिंदुस्तान की सेना के सफल ऑपरेशन पर देश में तमाम हिट मूवी बन चुकी हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की बात ही कुछ और है। इस ऑपरेशन में वो सब कुछ है जिसकी कहानी किसी भी फिल्म को सुपर हिट बना सकती है। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर फिल्म बनाने के लिए बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। देखिए हमारी सहयोगी सना फरजीन की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर, आतंक के खिलाफ उस ऑपरेशन का नाम जिसे बखूबी अंजाम देते हुए लिया गया पहलगाम हमले का इंतकाम। भारतीय सेना के इस एक्शन को लेकर पूरे देश का जोश हाई है। अब रिपोर्ट है कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को बड़े पर्दे पर दिखाने की होड़ मच गई है। दरअसल पाकिस्तान में घुसकर लिए गए इस बदले पर फिल्मकार फिल्म बनाना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बनाने के लिए टाइटल रजिस्टर कराने के लिए प्रोडक्शन कंपनियां बेताब हो गई हैं। बताया जा रहा है कि कुछ कंपनियों ने ऑपरेशन सिंदूर टाइटल रजिस्टर भी करवा लिया है, जिसमें फिल्मकार मधुर भंडारकर का नाम भी सामने आ रहा है। जाएंगे हमें पता चला है कि काफी प्रोड्यूसर्स और स्टूडियोज ये ऑपरेशन सिंदूर टाइटल रजिस्टर करना चाह रहे हैं, उसके बारे में बताइए। मैडम, ये जिस दिन से 7 तारीख सुबह से पता चला, लोगों को न्यूज देखी लोगों ने, तब से इनको एक फिक्र लगी हुई है कि ये ऑपरेशन सिंदूर टाइटल, क्योंकि बड़ा इमोशनली एक अटैचमेंट लगता है उसके साथ, टाइटल के साथ। तो हर कोई चाहता है कि यार फिल्में तो इस समय चल नहीं रही हैं, टाइटल शायद चल जाए। और टाइटल इतना पावरफुल है क्योंकि जो प्रक्रिया आई है, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिनके भाई या पिता या फिर हस्बैंड मरे हैं। जाहिर है अगर ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बनेगी तो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का किरदार भी इसमें अहम होगा। ये भारतीय सेना की वही तेज तर्रार अफसर हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी देश और दुनिया को दी। सोशल मीडिया पर भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फिल्म बनाने की मांग शुरू कर दी गई है। कुछ ने तो इसके लिए एक्टर्स के नाम भी सुझाए हैं और अब फिल्म के लिए टाइटल रजिस्टर कराए जाने की बात भी सामने आ गई है। जैसे ही हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर अटैक किया, काफी क्रिएटिव लोग, काफी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स उस टाइटल से, उन शब्दों से काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने अपने अपने प्रोड्यूसर बॉडीज में ये टाइटल रजिस्टर करने के लिए अप्लाई किया। मैंने भी उसी तरीके से अपनी कंपनी के द्वारा ये टाइटल ऑपरेशन सिंदूर, इम्पा जो मेरी बॉडी है, प्रोड्यूसर्स बॉडी, उसमें रजिस्टर किया। सवाल ये है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फिल्म बनाने की इतनी जल्दी क्यों? तो इसका सीधा जवाब है कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को जब भी बड़े पर्दे पर उतारा गया है, लोगों का भरपूर प्यार मिला है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ऐसे फिल्मों को देखने के लिए लोगों का जोश हाई रहता है। भारतीय सेना के ऑपरेशन पर पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म उन्हीं में से एक है जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। 2019 में आई ये फिल्म 2016 में हुए उरी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर यह फिल्म आधारित है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद की गई एयर स्ट्राइक को फिल्म का आधार बनाया गया है। 1999 के कारगिल युद्ध पर भी फिल्में बनी हैं, जिनमें लक्ष्य जहां करगिल युद्ध के बैकग्राउंड पर आधारित है, वहीं शेरशाह करगिल युद्ध में ही शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी पर बनी फिल्म है। वहीं गुंजन सक्सेना करगिल गर्ल भारतीय वायुसेना की महिला पायलट गुंजन सक्सेना पर बनी फिल्म है। 1997 में बनी बॉर्डर भी ब्लॉकबस्टर वॉर फिल्म है जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है। इस फिल्म ने भी दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी है। इसी फहरिस्त में हाल ही में रिलीज हुई फिल्म स्काई फोर्स का नाम भी आता है। इस फिल्म में 1965 में भारतीय वायुसेना की पाकिस्तान पर की गई पहले ऑपरेशन की अनकही
कहानी दिखाई गई है। पाकिस्तान के खिलाफ किए गए भारतीय सेना के ऑपरेशन पर और भी कई फिल्में और वेब सीरीज हैं जिन्हें दर्शकों का पूरा प्यार मिला है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महज 25 करोड़ में बनी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 360 करोड़ का कलेक्शन किया था। ऑपरेशन सिंदूर पर अगर फिल्म बनती है तो जाहिर है दर्शक उसे जरूर देखना चाहेंगे। हालांकि इस पर फिल्म निर्माण को लेकर अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन जिस तरह टाइटल रजिस्टर कराने की होड़ मचने की बात सामने आ रही है तो सबसे पहले तो ये देखना दिलचस्प होगा कि टाइटल हासिल करने की बाजी किसके हाथ लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी इस वक्त देश के लिए जश्न की वजह बन चुकी है। जिस तरह से सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है उसकी तारीफ हो रही है और सबसे ज्यादा ऑपरेशन के नाम को सराहा जा रहा है। लेकिन इस ऑपरेशन का नाम इतनी आसानी से नहीं आया। इसे लेकर एक लंबी चौड़ी बातचीत हुई और कई नामों पर मंथन हुआ। खबर है कि इस ऑपरेशन को लेकर मंगलसूत्र के नाम पर भी सुझाया गया था, लेकिन अंत में देश के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन के लिए सिंदूर पर मोहर लगाई। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस ऑपरेशन में बजरंगबली के बल के साथ सेना की शक्ति जुड़ी और इस शक्ति ने मिलकर आतंक को मिट्टी में मिलाया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का ये सिंदूरी उत्सव है। वैसे तो बंगाल और सिंदूर खेला का नाता पुराना है, लेकिन सेना की जाबाजी ने सिंदूर के रंग को अलग रंग में रंग दिया है। आज हर हिंदुस्तानी के लिए अब सिंदूर सुहाग के साथ शौर्य की पहचान बन गया है। जिस तरह पाकिस्तान पर ऑपरेशन के लिए सिंदूर नाम को चुना गया, उसकी कहानी कम दिलचस्प नहीं है। पहलगाम में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई, उसका जवाब देने के लिए दो नाम तय हुए। पहला मंगलसूत्र और दूसरा सिंदूर। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने पर सहमति जताई। भारत की सेना ने आतंक के लक्ष्य को जिस बखूबी तरीके से भेदा, उसकी तारीफ दुनिया भर में हो रही है। तभी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की इस कार्रवाई की तुलना हनुमान से कर दी। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ उन पर हमला किया जिन्होंने हमारे लोगों को दुख दिया। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। ये न मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाकर हिंदुस्तान के जवानों ने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आतंक पर हुए इस प्रहार से पूरे देश में उत्साह है। इस ऑपरेशन में पूरा देश एकजुट होकर जवानों के साथ खड़ा है। कहीं जश्न मनाया जा रहा है तो कहीं हवन पूजन का आयोजन हो रहा है। भगवान महाकाल और सिद्धिविनायक मंदिर में तो आज ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी दिखी। उज्जैन में भगवान महाकाल का सिंदूर से अभिषेक हुआ। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में भी भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना की गई। देश के कई मंदिरों में भी इस ऑपरेशन की सफलता पर पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं बेंगलुरु के गंगाधरेश्वर मंदिर में भी हवन का आयोजन हुआ। हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज और वाराणसी में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष गंगा आरती की गई। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान ने आतंक पर करारा प्रहार किया है।
यह ऑपरेशन देश के दुश्मनों को एक कड़ा संदेश भी है। इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने जता दिया है कि देश के अमन चैन को बिगाड़ने वाली आतंकी साजिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जैसलमेर, जिसकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं। इस मोर्चे पर हमारी सेना ने पाकिस्तान को 1971 की जंग में धूल चटाई थी। उस युद्ध में सेना के साथ वहां के गांव वालों ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था। आज जंग के साए के बीच फिर से सीमाओं पर रहने वाले सीना तान कर खड़े हैं। तो चलिए आपको जैसलमेर के उन लोगों से मिलवाते हैं जो 1971 की जंग से साक्षी रहे हैं और आज फिर से वो दुश्मन को ललकार रहे हैं। देखिए जैसलमेर से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की खास रिपोर्ट। पाकिस्तान में हुए एयर स्ट्राइक के बाद भारत सरहदी इलाकों में पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। रात को सभी शहरों में ब्लैकआउट रहेगा, स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जैसे जो हवाई अड्डे हैं वो सिविलियंस काम के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। हमारे साथ हैं जैसलमेर के लोग जो बॉर्डर पर हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या सोचते हैं वो। क्या नाम है आपका? सवाई सिंह देवड़ा। सवाई सिंह जी, बॉर्डर पे तनाव है और सबसे पहले फ्रंट लाइन पर आप ही लोग हैं, तो हम लोग तो सोचते हैं कि पाकिस्तान को तबाह करने का मौका मिले, हम सेना के साथ लड़ने को तैयार। 1971 में भी लोग यहाँ पर साथ में लड़े थे। 1971 मेरा जन्म है और मेरी माता जी कहते थे कि भारत की सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान को करारी मात दी, वो वास्तव में एक तरह से पाकिस्तान के लिए एक ऐसा समय था, काल था, जैसे पीछे खड़ा ये हंटर ये बता रहा है वो कहानी कि पाकिस्तान की सेना के टैंकों को किस तरह से तबाह किया था। वो दिन अगर आज भी मौका मिलता है तो भारतीय सेना के साथ यहाँ के जैसलमेर वासी भी लड़ने को तैयार है। जैसलमेर में आप लोग किस तरह से तैयारी किए हुए, अगर किस तरह से पाकिस्तान हिमाकत करता है? हमने जिला प्रशासन के माध्यम से एक पूरी जैसलमेर शहर में वार्ड वाइज कमेटियां बनाई है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है कि भाई जो मैसेज जिला प्रशासन हमको देता है उसको निचले स्तर तक किस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से, और अगर ऐसी एक जंग छिड़ती है तो जंग में सोशल वर्कर बन के किस तरीके से हम प्रशासन और आर्मी का सहयोग कर सकें, उसी सहयोग को देखते हुए हमारी टीमें तैयार है। हम तो ये चाहते हैं कि हम एक बार इस वार को देखें और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें। जैसलमेर में आप लोग फ्रंट लाइन पर हैं, तो लगता है कि युद्ध होगा तो सबसे पहले हम शिकार हो जाएंगे, या फिर मन में एक साहस है? राष्ट्र प्रथम का भाव इस क्षेत्र के अंदर है और पहले भी था। 71 की लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने सेना के साथ रह करके युद्ध लड़ा था और आज भी मौका मिला है हमें, हम बिल्कुल फ्रंट लाइन में लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है आपका? सुरजाराम। सुरजाराम जी, जैसलमेर के लोगों ने पहले भी बहुत साहस दिखाया है, इस बार भी यहाँ पर पूरी तैयारी है, सिविलियंस भी मॉक ड्रिल भी कराया है प्रशासन ने। बिल्कुल, जैसलमेर के लोग बिल्कुल तैयार है। जैसे ही भारत सरकार का जो भी आदेश आएगा, कंधे से कंधा मिलाकर सेना के साथ हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जैसलमेर फ्रंट लाइन पे है और हम उम्मीद सरकार से करते हैं कि सिविलियंस को ज्यादा से ज्यादा मौका दे और हम सिविलियन पूरी तरह से तैयार है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। जैसलमेर के लोग हमेशा ही तैयार रहते हैं। पूर्व में जितने लड़े हुए उसमें जैसलमेर के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अभी भी युवा पूरे तैयार है जैसलमेर के मुंह तोड़ के पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। देखिए, जिस तरह से तनाव है यहाँ पर, कहा जा रहा है पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में बॉर्डर के उस पार रहमियार खान में अपनी तैनाती कर रखी है और पूरी तैयारी के साथ वेस्टर्न बॉर्डर पर पड़ा हुआ है। मगर जिस तरह से 65 और 71 में उसने मुंह की खाई है और इस इलाके में जिस तरह से लोगों का जोश है, पाकिस्तान शायद बार बार सोचे भारत की तरफ आंख उठाने के लिए। और चलिए अब आपको मौसम का मिजाज बताते हैं, जहां अमूमन दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को मई के महीने में बेतहाशा गर्मी झेलने की आदत रहती है, वहीं इस बार मई में ही बादलों की आवाजाही ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में भी पिछले कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा है। वहीं मौसम विभाग ने भी अनुमान जताया है कि इस बार मॉनसून वक्त से पहले ही दस्तक दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो जाहिर है ये खुशखबरी हो सकती है।
मई के महीने में आसमान में बादलों का डेरा तपती गर्मी से राहत का पैगाम लेकर आया। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से मौसम की आंख मिचौली जारी है। कभी धूप निकल रही है तो कभी तेज हवाओं के साथ मौसम अचानक करवट ले रहा है। 2 दिन पहले कुछ इलाकों में हुई हल्की बारिश से पारा भी कुछ नीचे आ गया। दिल्ली में इन दिनों अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जो मई के सामान्य तापमान से करीब 3 डिग्री कम है। कुछ दिनों से कंटिन्यूस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभाव कर रहे हैं, जिसके कारण ऑलमोस्ट 1 वीक से प्लेन्स पे भी कंटिन्यूस कहीं ना कहीं हल्का फुल्का रेनफॉल हो रहा है। और जैसे आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन हिमालय के लिए है, तो अभी भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो अभी उसका पोजीशन ईरान के ऊपर है। तो हमारा अनुमान ये है कि उसका प्रभाव आने वाले 5 और 6 दिन तक रहने वाला है। मेन जैसे आज 8 मान लीजिए 8 से 14 तक कहीं ना कहीं हल्का फुल्का जो रेनफॉल एक्टिविटी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड होता रहेगा। उसके बाद थोड़ा हम ड्राई स्पेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। आने वाले दिनों में एनसीआर के अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने गुड न्यूज दी है कि इस साल मानसून वक्त से पहले ही दस्तक दे सकता है। कि उस समय हमारा ये है 12 या 13 के पास एक सर्कुलेशन बनेगा, जहाँ पे जिसके प्रभाव से ये जो अंडमान निकोबार का सी का एरिया है या निकोबार आइलैंड्स का एरिया है, इस साइड मानसून पहुंचने का अनुमान। दिल्ली ही नहीं, राजस्थान में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि जयपुर, अलवर, बीकानेर और अजमेर समेत राजस्थान के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। बीते कुछ दिन पहले आए मौसम विभाग के अलर्ट और बादलों के बीच में देखी गई धूप की नोकझोंक के बाद आज जयपुर में बारिश देखी गई है। माहौल अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे सड़कों पे पानी भरा है, वाहनों की जो आवाजाही है रोड पे वो थोड़ी सी कम हो गई है। इसके साथ ही अगर मैं जो अलर्ट अभी जारी किए गए हैं उनकी बात करूँ तो मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिन आंधी और बारिश रहेगी। 11 मई तक जयपुर में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिसके अलावा अगर मौसम को मैं बताऊं, 8 मई आज है और जयपुर, अजमेर, अलवर ये 3 जगह ऐसी हैं, ये 3 शहर ऐसे हैं जहां पे दोपहर में तेज़ बारिश देखी गई। इसके अलावा 24 जिलों में राजस्थान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 32 डिग्री का ये तापमान जो है वो बहुत ही राहत देने वाला है। बीते कुछ दिनों से जो तेज़ गर्मी यहाँ पे लोग झेल रहे थे, धूप बहुत तेज़ थी, उसके बाद अभी टेम्परेचर थोड़ा सा गिरा है। मौसम में ये तब्दीली पहाड़ी राज्यों में भी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के तमाम इलाकों में इन दिनों रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बारिश का असर 4 धाम यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ में कपाट खुलने के बाद से लगातार मौसम बदला हुआ है। केदारनाथ में भी मौसम की वजह से तीर्थ यात्रा की रफ्तार कुछ धीमी हुई है। मौसम से जुड़े ग्लोबल डेटा के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में हवाओं के रुख में तेजी से बदलाव हो सकता है। यही वजह है कि इससे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 13 मई तक मानसून की बारिश होने की संभावना है। मानसून के जल्द आने से किसानों को बेहतर पैदावार की सौगात मिलने की उम्मीद है। दिल्ली से मनीषा और जयपुर से रिदम के साथ कुमार कुणाल, गुड न्यूज टुडे। 4 धाम यात्रा की बात करते हैं, भक्ति भाव और उत्साह के साथ जारी है, लेकिन मौसम में अचानक आया बड़ा बदलाव थोड़ा एहतियात बरतने की तरफ इशारा भी कर रहा है। क्योंकि देखिए गढ़वाल के कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम बेशक कई क्षेत्रों में सर्द बना हुआ है, बावजूद इसके श्रद्धालुओं का जोश एकदम हाई है। मौसम खराब होने के बाद भी चारों धाम पर दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। बाबा केदार के दर पर बिखरी ये रौनक देखिए। गर्भगृह से लेकर मंदिर परिसर तक भक्त ही भक्त नजर आएंगे। दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों की सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, तभी तो बिना रुकावट भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर पा रहे हैं। चारधाम यात्रा लगातार जारी है। भारी संख्या में तीर्थयात्री चारधाम की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। अगर केदारनाथ धाम की बात करें तो 6 दिन की यात्रा में 1.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन कर दिए हैं। यहाँ का मौसम बेशक सर्द हो, फिर भी महादेव के भक्तों का जोश हाई है।
मौसम खराब होने के बाद भी दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें हैं। पिछले एक सप्ताह से केदारनाथ धाम में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि रात के समय कभी कभार धाम में बर्फबारी भी हो रही है। कह सकते हैं कि केदारनाथ धाम में दिन के समय में तापमान -डिग्री में है। जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में बनाए गए कंट्रोल रूम से यात्रा और यात्रा मार्गों पर नजर रखी जा रही है। कंट्रोल में एक बड़ी स्क्रीन पर केदारनाथ मंदिर और उसके अगल बगल की जगह साफ दिखाई दे रही है। इसी कंट्रोल रूम से आला अधिकारी केदारनाथ हाईवे, हेलीपैड और दूसरी जगहों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में मुख्य बाजार में 16 और गुप्तकाशी में 20 सीसीटीवी कैमरे लगे। इसी तरह सोनप्रयाग और दूसरे इलाकों में 14 और गौरीकुंड में 12 कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा पैदल यात्रा मार्ग और केदारनाथ धाम भी पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों से लैस है। इस बार बेस्ट क्वालिटी के कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी जूमिंग क्षमता ज्यादा है। इन कैमरों की मदद से कभी भीड़ को काबू करने में मदद मिलती है, तो कभी सड़क पर जाम की वजह बन रही गाड़ियों को हटवाना आसान होता है। इतना ही नहीं, लोगों की मदद के लिए केदारनाथ जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी किए हैं। केदारनाथ की तरह बद्रीनाथ धाम में भी बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी बीच बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था में एक अहम बदलाव हुआ है। शीतकाल में धाम की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली आईटीबीपी ने अब इंडियन रिजर्व बटालियन यानी IRB को ये जिम्मेदारी सौंप दी है। शीतकाल में बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने के लिए बंद होते हैं। इस दौरान क्षेत्र में भारी बर्फबारी और बेहद मुश्किल परिस्थितियां होती हैं। ऐसे हालात में आईटीबीपी के जवान यहाँ सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं। अब कपाट खुल चुके हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था में ये बदलाव हुआ है। यानी अब यात्रा काल में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ख्याल IRB के जिम्मे होगा। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब तीर्थ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। सेना के जवान रास्ते से बर्फ हटाने के काम में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने वाले हैं। इस बीच कुदरती चुनौतियों को पार करते हुए भारतीय सेना के जवान अब हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे पहुंच चुके हैं और अब यहीं रहकर यात्रा से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। चारों ओर बिछी बर्फ की मोटी चादर को काटकर रास्ता बनाने के चुनौतीपूर्ण काम को अंजाम देने में जुटे हैं सेना के जवान। 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने वाले हैं। समय कम है और काम ज्यादा, लिहाजा तीर्थ यात्रियों के लिए पैदल मार्ग बनाने को मुस्तैदी से अंजाम दिया जा रहा है। महीनों तक चल रही भारी बर्फबारी की वजह से हेमकुंड साहिब पहुंचने के पूरे रास्ते पर कई फीट मोटी बर्फ जमी है। हर साल की तरह इस बार भी भारतीय सेना हेमकुंड साहिब में बर्फ काटकर पवित्र सरोवर और गुरुद्वारे तक जाने लायक रास्ता बनाती है। इस बीच कुदरती चुनौतियों को पार करते हुए भारतीय सेना के जवान अब हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे पहुंच चुके हैं। यहां पहुंचने के बाद जवानों ने गुरुद्वारे के पास अरदास पढ़ी। अरदास पढ़ने के बाद गुरुद्वारे का दरवाजा खोला गया। अब ये जवान यही पहली मंजिल पर रहेंगे और हेमकुंड साहिब में बर्फ काटकर यात्रा शुरू होने तक यहीं से तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। हेमकुंड साहिब परिसर से लेकर अटलाकोटी पैदल मार्ग तक तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता साफ किया जा रहा है। चमोली में लगातार हो रही बर्फबारी इन जवानों का हर पल इम्तिहान ले रही है, लेकिन मौसम की चुनौतियों के बावजूद ये जवान बर्फ काटकर रास्ता बनाने में लगातार जुटे हैं। घंटों की मेहनत के बाद ये जवान कुछ देर के लिए ब्रेक लेते हैं और मौसम खुलते ही दोबारा अपने काम में जुट जाते हैं। सेना के जवानों के साथ ट्रस्ट के सेवादार भी पूरी शिद्दत से बर्फ हटाने में लगे हैं। 25 मई को कपाट खुलने से पहले ही हेमकुंड साहिब के सेवादार तीर्थ यात्रियों के लिए जरूरी इंतजाम करने गुरुद्वारा पहुंच जाएंगे। 22 मई को ऋषिकेश से तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा। ऐसे में इन जवानों की कोशिश है कि कपाट खुलने से पहले ही रास्ता पूरी तरह तैयार कर लिया जाए, ताकि तीर्थ यात्रियों को गुरुद्वारे तक पहुंचने में कोई मुश्किल न हो।
चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और वृंदावन में रहने वाले प्रेमानंद जी महाराज जो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी पदयात्रा के दौरान स्वागत द्वार का एक पिलर गिरते हुए दिख रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और प्रेमानंद जी महाराज के भक्त उनको बचाते हुए यहां नजर आ रहे हैं। ये देखिए, दरअसल इस वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज रोजाना की तरह पदयात्रा करते दिख रहे हैं। उनके साथ भक्तों का बड़ा सा काफिला भी चल रहा है, लेकिन तभी पदयात्रा के दौरान सड़क पर प्रेमानंद जी के लिए बनाए गए स्वागत द्वार का एक पिलर झुक गया। अचानक पिलर झुकने से वहां हलचल मच गई। तभी वहां मौजूद कुछ लोगों ने उस गिरते स्वागत द्वार के पिलर को थाम लिया। इस दौरान प्रेमानंद जी समेत सभी श्रद्धालु वहां से तुरंत आगे बढ़ गए। हालात को देख संत प्रेमानंद जी महाराज ने भी सभी को शांत रहने का संदेश दिया, साथ ही अपनी पदयात्रा जारी रखी। प्रेमानंद महाराज के संदेश के बाद लोग शांत हो गए और यात्रा बिना किसी बाधा के चलती रही। हम मौजूद हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में, और कल वृंदावन में जो ब्रज के प्रमुख संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, वो रात्रिकालीन अपने दर्शन देते हैं। तो रात्रिकालीन दर्शन में प्रेमानंद जी महाराज श्री कृष्णम शरणम अपार्टमेंट से राधा केली कुंज तक जाते हैं। तो ये यात्रा कल बुधवार को उनकी जा रही थी। तो इसी दौरान जब रास्ते में ये यात्रा जा रही थी तो पीछे एक बिजली का एक पोल लगा हुआ था, छोटा सा खम्बा लाइट का, जिसपे साउंड और सारी चीजें लटकी हुई थी। वो उस दौरान कैसे भी झुक गया। झुकने के कारण जहाँ प्रेमानंद जी निकल रहे थे तो उनके ऊपर वो गिर भी सकता था, लेकिन गिरा नहीं। तो इसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कल से कि प्रेमानंद जी महाराज बाल बाल बचे। तो जब इसके बारे में उनके अनुयायी और उनके परिकर के लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि देखिए, महाराज जी रोज सुबह हरे कृष्णा शरणम से और राधा केली कुंज के लिए जाते हैं, जहां हजारों श्रद्धालु 1.5 किलोमीटर के रास्ते में उनके दर्शन करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके लिए तमाम तरह की चीज, कोई रंगोली बनाता है, कोई फूलों से वहां पर रंगोली बनाता है, कोई कलर की रंगोली बनाता है, कोई कीर्तन करता है। तो ये सारे जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आकर अपना अपना जो भी कुछ करना होता है वो करते हैं। तो इसी दौरान किसी के द्वारा वहाँ गेट जो सजाया गया था, उसी का जो उसमें जो साकर बनी हुई थी वो खुल गई या ढीली हो गई, इस कारण वो पिलर थोड़ा सा हिला। लेकिन महाराज जी को या महाराज जी के अनुयायियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। और जिस तरह ये भ्रामक खबर फैलाई जा रही है कि महाराज जी बाल बाल बचे, तो महाराज जी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो हम यही कहना चाहेंगे, उनके जो नवल नागरी महाराज ने उन्हें फोन पे बताया कि हम सभी से यही कहना चाहेंगे कि महाराज जी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है, महाराज जी को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। और ऐसी छोटी मोटी बात है तो दर्शन में जब हजारों श्रद्धालु वहां दर्शन करने के लिए आते हैं तो होती रहती है। मदन गोपाल शर्मा, वृंदावन। हर साल एक ऐसा लंबा समय भी आता है जिसे परंपरा के रूप में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में निभाया जाता है। ये अनोखी परंपरा कम से कम 108 दिन बड़े ही रंग बिरंगे और मनमोहक माहौल में निभाई जाती है। तो गर्मियों के मौसम में बांके बिहारी मंदिर में अनूठी परंपरा कौन सी है और क्यों भक्तों के बीच इस रीति रिवाज को मनाने की होड़ रहती है, सब कुछ जानिए यहाँ। इन दिनों जहां तापमान कई जगहों पर 40 से ऊपर ही जा रहा है, ऐसा ही तापमान इन दिनों वृंदावन भी झेल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर भगवान बांके बिहारी के भक्त से पूछिए तो वो कहते हैं कि अगर गर्मी से इंसान त्रस्त है तो हमारे भगवान भी तो गर्मी से परेशान हैं। शायद इसी सोच को परंपरा के रूप में जी रहा है वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर, जहां हर साल गर्मियों में भगवान को शीतलता देने के लिए पूरे मंदिर परिसर में कुछ ऐसे ही फूलों का बंगला सजाया जाता है। फूल बंगला आयोजित करने की परंपरा होली के बाद कामदा एकादशी से शुरू हो जाती है, जो सावन के महीने में हरियाली अमावस्या को समाप्त होती है। यानी खूबसूरत फूलों से सजे बांके बिहारी के दरबार की शीतलता में नंदलाल 108 दिन रहते हैं। इस दौरान पूरा बांके बिहारी मंदिर परिसर रंग बिरंगे फूलों की छटा, उनकी खुशबू में लिपटा रहता है। इस पूरी अवधि में 256 फूल बंगले सजाए जाते हैं। फूल बंगला बनाने में देसी विदेशी फूलों का इस्तेमाल होता है। सुबह और शाम दोनों ही समय तरह तरह के खुशबूदार फूल बंगले भक्तों द्वारा
ठाकुर जी की सेवा में चढ़ाए जाते हैं। यही नहीं, भगवान की पोशाक भी कई तरह के फूलों से सजाई जाती है, जिनमें गेंदा, गुलाब, कुमुदनी, चमेली, मोगरा समेत कई विदेशी फूलों का भी इस्तेमाल होता है, ताकि श्री बांके बिहारी को गर्मी के दिनों में ठंडक मिले। कई कुंटल देसी विदेशी फूलों से बंगला बनाने की ये परंपरा काफी मशहूर है। बांके बिहारी मंदिर इस परंपरा के जरिए कला, संस्कृति, भक्ति और पर्यावरण के बेहतर तालमेल की जीती जागती मिसाल पेश करता है। अनेक प्रकार के अनेक रंगों के फूल हैं। सबसे ज्यादा सफेद रंग की बेला का इसमें प्रयोग किया जाता है, चमेली का प्रयोग किया जाता है, चंपा है, गुलाब है और ऐसे अनेक प्रकार के फूल जो बाहर से, विदेश से इंपोर्ट किए जाते हैं केवल बिहारी जी महाराज के फूल बंगले के लिए। इसमें ठाकुर जी के फूल बंगले के दौरान मेवाओं का, ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग किया जाता है, फलों का प्रयोग किया जाता है, आम के बंगले बनाए जाते हैं, सब्जियों के फूल बंगले बनाए जाते हैं, केले के पेड़ के पत्तों को छीलकर बंगले बनाए जाते हैं। देखने का नजारा तो ये होता है कि लोग अपने भाव को भगवान के चरणों में इस रूप में प्रस्तुत कर देते हैं कि देखने वाला भक्त अपने आप में इतना आनंदित होता है कि उसका मन ही नहीं करता कि बिहारी जी के मंदिर के दरबार को छोड़कर यहाँ से जाए। एक फूल बंगला सजाने में करीब 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, जिसको मंदिर परिसर में कारीगर सुंदर सुंदर फ्रेम में सजाते हैं। एक फूल बंगला बनाने का खर्च वैसे तो फिक्स नहीं है, ये भक्त की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन करीब 5 लाख रुपए खर्च बताया गया है। एक फूल बंगले में ठाकुर जी 4 घंटे तक विराजते हैं। कहते हैं कि इन फूल बंगलों का खर्च बिहारी जी के भक्त ही उठाते हैं, लेकिन इतने खर्च के बाद भी भक्त को मंदिर में फूल बंगले की सेवा देने के लिए करीब 2 साल तक का इंतजार करना पड़ जाता है। एक बंगले में सजाने के लिए कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। दोपहर में आरती के बाद पश्चात चालू होता है और 3 साढ़े 3 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। कितने फूल लगते हैं इसमें? कुल फूल लग जाता है, इसकी कोई गिनती नहीं है किलो की। कितनी लागत लग जाती है? अब लागत तो ठाकुर जी के भक्त लोगों के ऊपर है, कितनी चाह उतनी लगा दो, जितना मीटर डालोगे उतना लेंगे। तो लागत पुजारी और भक्त की भी अच्छी बात है, हमारी नहीं है। ज्यादातर फूल दिल्ली, कन्नौज, आगरा, बंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता जैसी जगहों से मंगाए जाते हैं। इनमें मोगरा, गेंदा, मोतिया, गुलाब, रायबेल, रजनीगंधा, जूही, चंपा, केतकी और कमल खास हैं। इन्हीं से मंदिर को आकर्षक और भव्य रूप दिया जाता है। फूल बंगले की छटा से सुशोभित बांके बिहारी मंदिर में भगवान का दर्शन यहाँ आने वाले श्रद्धालु को एक अलग ही अनुभूति देता रहा है। वृंदावन से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं एक सुंदर सी आर्ट गैलरी में। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में दरअसल रंगरीत आर्ट फेस्टिवल इन दिनों चल रहा है। 2 मई से शुरू हुआ ये आर्ट फेस्टिवल कला प्रेमियों के लिए बेहद खास और अनूठा अनुभव लिए हुए है। 10 दिन का ये कला उत्सव है, जिसमें 25 से ज्यादा जाने माने और कुछ युवा कलाकार अपनी अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल ये कलाकार रामायण, महाभारत, कालिदास की रचनाएं, वन्य जीव, पर्यावरण और राजस्थान के संस्कृति और लोक उत्सव से जुड़ी मौलिक तस्वीरों को यहाँ रंगों के माध्यम से उकेर रहे हैं। जाहिर है ये महज चित्रकला आयोजन नहीं है, बल्कि पारंपरिक भारतीय कला की जड़ों को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया एक और सार्थक प्रयास है। वरिष्ठ कलाकार एक साथ जब मौजूद होते हैं तो बिल्कुल जो नीश पेंटिंग्स होती है, नीश तरीके से बनाई जाती है, जिसमें बहुत ही छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान दिया जाता है। ये मेरा कैनवस एक्रेलिक कलर, एक्रेलिक ऑन कैनवस पर मैं काम कर रही हूँ। 3 बाई 4 फीट का कैनवस है। ये सुंदरकांड से है और लंका दहन का है। हनुमान जी लंका जला रहे हैं, तो इसमें जो रंग है वो हमारे जो बुजुर्ग लोग लेते थे परंपरा से, सिंगरफ है, सिंदूर है, पेवड़ी है, गोगली है, इस तरह के कलर, नील है, इस तरह के कलर हम काम में ले रहे हैं। ये मैं भगवान गणेश जी बना रहा हूँ और ये जैसे आप देख रहे हैं ड्राइंग हैं, ये शुभ लाभ हैं इनके 2 बेटे और शुभ लाभ के भी एक बेटे थे। तो गणेश जी अपने पोतों के साथ, पूरे परिवार के साथ यहाँ रिद्धि सिद्धि होंगे और शुभ लाभ की 2 पत्नियाँ होंगी।
तो इस तरह से गणेश जी अपने परिवार के साथ, तो गणेश परिवार में यहाँ बना रहा हूँ।